हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है शाम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी 2.4 के दो क्वेश्चन रह गए। इंशाल्लाह आज करवा के इस 2.4 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और स्टूडेंट आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें स्टूडेंट। तो आए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, वो बोल रहे हैं कि आप डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड ना करें और बिना एक्सपेंड किए ये बात हमें प्रूव करके बताएं कि ये वाला डिटर्मिनेंट बराबर होगा इस डिटर्मिनेंट के और ये वाला डिटर्मिनेंट मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। बस हमें इतनी सी बात बतानी है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा और लेट करके हमने मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी ये है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ले लेते हैं भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास बराबर स्टूडेंट किसके है, बराबर है किसके, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब अगर आप गौर करें तो अब हम इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये बराबर इसके आ जाए भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो आए जरा सोचना शुरू करते हैं स्टूडेंट। अगर आप यहां गौर करें तो यहां ए बी सी लिखा हुआ है और यहां जो है ये ए बी सी कॉलम में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे पहले तो मुझे इस डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रो में तो कॉलम में कर दूंगा इसको। क्लियर है। तो इसका मतलब पहले ये बात समझ में आई कि मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। आपको पता है हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी है और हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब मैं या इसकी वैल्यू देखूं या इसके ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट निकालूं तो वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज और ये बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसका ट्रांसपोज लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो क्या करूंगा, इस रो को कॉलम में कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, पहली रो कॉलम में आ जाएगी तो ए बी सी, दूसरी रो सेकंड रो को भी कॉलम में कर देंगे तो एक्स वाई जेड, थर्ड रो को भी कॉलम में कर देंगे तो पी क्यू आर। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक किया हमने काम। ये किसके मुताबिक क्या है, बाय प्रॉपर्टी 1। तो बाय प्रॉपर्टी 1 के मुताबिक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करें सर, तो भाई देखिए अब वापस वही देखेंगे तो हमारा कितना काम हुआ आए जरा देखते हैं। अब हमने यहाँ गौर किया, हमने बोला यार ये ए तो बीच में आ रहा है और यहाँ ये जो ए है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पर ये जो ए है ये तो सेकंड रो में आ रहा है, गड़बड़ है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है प्रॉपर्टी नंबर 2 के मुताबिक हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता ये हूं कि ये वाली रो को दूसरी रो बना देता हूं और ये वाली सेकंड रो को पहली रो बना देता हूं। तो हमारा काम हो जाएगा कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ए है सेकंड रो में आ रहा है और यहाँ ये फर्स्ट रो में, तो उसको सेकंड में कर देंगे और बी कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में। तो इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो भाई देखें क्या करेंगे, इस वाली रो को ऊपर और ये वाली रो को नीचे। और आपको पता है एक बात कि जब भी हम कभी भी कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है भाई। नेगेटिव साइन आ गया, आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे इसको ऊपर, मतलब बी वाई क्यू आ गया ऊपर फर्स्ट रो में और ये फर्स्ट रो बन जाएगी सेकंड रो। इंटरचेंज कर दिया रे भाई हमने। अब अगर आप गौर करें तो ये हमने किसको अप्लाई किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 को। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 2, वो समझ जाएगा हमने प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक काम यहाँ किया है। अब सर इधर देखते हैं भाई, और जब मैंने इधर देखा तो मैंने ये देखा यार ये बी ए सी तो आ गया, टेंशन खत्म हुई। लेकिन एक टेंशन बढ़ गई, कौन सी टेंशन, अगर आप ये बी ए सी को देखें तो ये तो फर्स्ट कॉलम में है और यहां अगर देखूं तो ये तो सेकंड कॉलम में है ना, और ये जो वाई एक्स जेड है ये सेकंड कॉलम में है और यहां पर वाई एक्स जेड फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे कॉलम को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा।
ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आए जरा कर देते हैं कॉलम को भी इंटरचेंज, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब मैं सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना देता हूँ। तो होगा क्या, तो वो देख लें भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो पहले से ही एक है, अब मैं कॉलम को भी इंटरचेंज कर रहा हूं तो आपको पता है फिर नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर एक और नेगेटिव साइन अब जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? चले भाई, हो गया एक और नेगेटिव साइन जनरेट। अब डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो क्या हुआ, सेकंड कॉलम को फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो y x z यहाँ आ गया, b a c यहाँ आ गया और बाकी c थर्ड वाला कॉलम वैसे ही रहेगा। p q r है, मैंने गलती से यहाँ q लिख दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, p आएगा। तो क्या हो जाएगा, p q r। चले भाई, हो गया रे काम। रुक जा, मैंने कोई गड़बड़ तो करी है शायद। हाँ देखिए, सही बात है, यहाँ q आएगा और यहाँ p आएगा, क्योंकि रो को इंटरचेंज किया था ना। सेकंड वाली रो को फर्स्ट बना दिया था, फर्स्ट वाली रो को सेकंड बना दिया था। तो p यहाँ आएगा, तो इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पर q यहाँ पर है और p यहाँ पर है। ऐसा ही है? चले भाई, अब अगर आप गौर करें तो ये माइनस और ये माइनस, और यहाँ लिखिए अभी स्टूडेंट क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी टू। यहाँ भी वापस हमने किसका यूज किया है, बाय प्रॉपर्टी टू के मुताबिक हमने यहाँ पर काम किया है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, y b q x a p z c r। तो यहाँ जाके अगर आप गौर करें, अगर ये गौर करें तो ये और ये क्या बराबर नहीं है? हम बोलेंगे सर बिल्कुल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हैंस इस तरीके से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आ गया किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। क्लियर है? अभी हमने ये काम किया है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ बी बना दिया। अब अभी एक और चीज़ है कि अब हमें इसी को सी के बराबर भी लाना है रे भाई। तो आप इसको नोट करें और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं सी के लिए। चलें, जगह तो है, हो जाएगा, देखते हैं। चले, तो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, देखिए भाई, तो मैं यहाँ पे इसको मैं सपोज कर ले, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सही है? चलें, इसको मैं भी हैंस को हटा ही देता हूँ। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो अब हम इसके अंदर क्या करें कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ सी के। तो मैंने भाई इसको गौर करूंगा अब मैं, ऐसा ही है? आप भी बोलेंगे सर ऐसा ही, इसको ही गौर करेंगे। तो आए जरा इस पे गौर करते हैं। तो भाई देखिए, इसके अंदर एक्स वाई जेड फर्स्ट वाली रो में है और इसके अंदर एक्स वाई जेड सेकेंड वाली रो में है। सही है? और इसमें पी क्यू आर सेकेंड वाली रो में है और यहाँ पर थर्ड वाली रो में है, इसमें सेकेंड वाली रो में है और इसमें थर्ड वाली रो में। इसका मतलब पता है क्या हुआ सर, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ हमें दो दफा प्रॉपर्टी नंबर 2 को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? सुनिएगा, सबसे पहले तो हम पहले वाली सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाली रो को इंटरचेंज करेंगे। तो एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा, आ गया रे भाई, और नेगेटिव साइन भी जनरेट हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं रो को। तो एक्स वाई जेड आ गया ऊपर और ए बी सी आ गया सेकेंड रो में। क्लियर है? बिल्कुल आ गया। और आपको पता है, तो यहाँ अगर देखें पी क्यू आर सेकेंड रो में है और ए बी सी थर्ड रो में है, इसका मतलब अब हमें इन दोनों रो को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। और यहाँ लिखिएगा क्या, बाय प्रॉपर्टी 2। बाय प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक काम किया है रे भाई हमने, सही है ना? चले, तो अब क्या करेंगे, वापस इंटरचेंज कर देंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा हमारे को कि अब यहाँ पर एक्स वाई जेड अपनी जगह पर है, ए बी सी चले जाएगा थर्ड रो में और पी क्यू आर आ जाएगा सेकेंड रो में। तो यहाँ जाके अगर आप देखें तो ये अब ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सही है? तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ सी के। और इस तरीके से हमने इसको
प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम होता है स्टूडेंट कंप्लीट। इंशाल्लाह मुश्किल सवाल तो नहीं था, सिर्फ थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी होती हैं और इजीली आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। सो एक ही पार्ट है वैसे तो, क्वेश्चन नंबर 5 ही। अब यहाँ बोला जा रहा है इफ अगर a, b, c आर डिफरेंट, क्या है, अलग अलग हैं, एंड डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है और वो 0 के बराबर आ रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है, तो हमें बताएं कि 1 प्लस ए बी सी भी 0 के बराबर आएगा। हमें साबित ये करके बताना सिर्फ कि 1 प्लस ए बी सी बराबर आएगा 0 के विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आए जरा शुरू करते हैं अपने काम को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन स्टूडेंट। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव के 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि स्टूडेंट के डेल्टा हमारे पास क्या है, डेल्टा हमारे पास है ए स्क्वायर 1 प्लस का ए क्यूब और आ गया बी स्क्वायर एंड 1 प्लस का बी क्यूब और ये आ गया हमारे पास सी स्क्वायर एंड 1 प्लस का सी क्यूब किसके बराबर है, 0 के। ये बात हमें सिर्फ पता है स्टूडेंट, क्लियर है, सिर्फ यही बात हमें पता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोलिए सर बताएं, बिल्कुल आपको याद है मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाई थी, याद होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे बोलती क्या थी, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे ये बोलती थी अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब दो डिटर्मिनेंट को ऐड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कैसे। आपको ये बात का ख्याल रखना है कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपको सेम रखना है, चेंज नहीं करना। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, तो मैं यहाँ कैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 को अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखते जाएं। अब अगर आप पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को देखें तो मैं क्या करूँगा, चेंज नहीं करूँगा। पहले कॉलम ये जो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर और उसके बाद क्या है बी स्क्वायर और उसके बाद क्या है सी स्क्वायर, चेंज नहीं किया। बंद कर रहा हूँ, देखें स्टूडेंट देखते जाएं। उसके बाद मैंने लिखा प्लस, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट लगाया। अब इधर देखें वापस इसके अंदर भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कोई चेंज नहीं करूँगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा। तो अब आप करेंगे क्या सर, अब सिर्फ मैं क्या करूँगा, थर्ड वाले कॉलम में जो लिखा हुआ था 1 प्लस का ए क्यूब 1 प्लस का बी क्यूब 1 प्लस का सी क्यूब, सिंपल है 1 1 1 को मैं क्या करूँगा, इस पहले वाले डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा 1 1 1 और जो आगे के ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है वो अगले वाले डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा ए क्यूब बी क्यूब और ये आ गया सी क्यूब। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 के बराबर ही आएगा। और यहाँ हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी नंबर बाय प्रॉपर्टी 6, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 के मुताबिक हमने यहाँ क्या किया है, काम कर लिया। क्लियर है, चले भाई अब क्या करें सर, देखिए हमारे को करना क्या है। आप बोलेंगे सर हमारे को 1 प्लस ए बी सी को बराबर लाना है 0 के, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप इसके अंदर गौर करें तो इस वाले में से हम लोग फर्स्ट वाली रो में से ए को कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड वाली रो में से बी को कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड वाली रो में से सी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इसके अंदर से पहली वाली रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि R1 में से रो नंबर 1 में से ए को कॉमन निकालेंगे, रो नंबर 2 में से बी को कॉमन निकालेंगे और रो नंबर 3 में से सी को कॉमन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सिंपल ए स्क्वायर या गया 1 बी स्क्वायर या गया 1 या गया सी स्क्वायर और या गया 1। क्लियर, उसके बाद आया प्लस। अब हमने पहली वाली रो में से ए को कॉमन निकाला, सही है, देखते हैं यहाँ स्टूडेंट क्या होगा। देखिए अब इस वाली रो में से ए को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये ए स्क्वायर तो ए हो जाएगा, ये ए क्यूब है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बंदा आ जाएगा ए दा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दा ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर,
अब सेकंड रो में से बी को कॉमन निकाला तो बी है तो यहाँ आ जाएगा 1, ये बी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बी, और ये बी क्यूब है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। और थर्ड वाली रो में से सी को कॉमन निकालेंगे तो सी की जगह क्या आ जाएगा 1, सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा सी, और सी क्यूब की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर है, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब अगर आप देखें ABC नजर आ गया भाई। अब आप थोड़ी देर पहले अब आपको समझाऊं, देखें अब देखो स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो प्लस से पहले ये डिटर्मिनेंट है और प्लस के पास बात ये डिटर्मिनेंट है। अब अगर आप ये देखें ये और ये बराबर है, अब आप बोलेंगे सर नहीं, तो भाई देखिए मैं बराबर कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपकी मर्जी है, या तो इसके कॉलम को इंटरचेंज करें या तो इसके कॉलम को चेंज करें। तो भाई देखें कैसे, देखिए भाई मैंने ये देखा यहाँ 1 1 1 थर्ड कॉलम में है और यहाँ 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है, तो अब आपकी मर्जी, इसको चेंज कर दें, इसके कॉलम को इंटरचेंज करें या इसके कॉलम, तो मैं इसको कर देता हूँ। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ स्टूडेंट कि ये जो थर्ड कॉलम है इसको सेकंड कॉलम की तरफ ले आता हूँ, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम पे ले आता हूँ। क्लियर, तो देखिएगा स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस का साइन आएगा इंटरचेंज करने की वजह से, तो ये 1 इधर आ जाएंगे सारे, फर्स्ट वाले कॉलम को कुछ नहीं करेंगे, ABC अपनी जगह पर, ये 1 इधर आ जाएगा, सेकंड वाले कॉलम में 1 1 1 आ गया, और ये इसकी जगह पर आ जाएगा थर्ड वाले कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर और ये आ गया C स्क्वायर। क्लियर, और बाकी क्या है प्लस ABC और बाकी डिटर्मिनेंट वही आ जाएगा, क्या है 1 1 1, बाकी क्या है A B और ये आ गया C, और ये क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर और ये आ गया C स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करें सर, जल्दी से देखिए स्टूडेंट, अब मैं वापस क्या करूंगा, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी 2, बाय प्रॉपर्टी 2, सही है ना, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 के मुताबिक काम किया है। अब हम एक और दफ़ा कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मतलब कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए एक दफ़ा इंटरचेंज करा तो माइनस आ गया, अब एक और दफ़ा करेंगे फिर माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा रे भाई, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, ये जो ABC आ जाएगा सेकंड कॉलम में, और बाकी थर्ड कॉलम अपनी जगह पर रहेगा। अब क्लियर है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मुझे बताएं क्या अब बराबर हो गए क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल अब बराबर हो गए। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको तो पता ही होगा, कॉमन लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो अगर आप गौर करें इक्वल टू 0 चल रहा है, सही ना, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब अगर आप गौर करें तो प्लस से पहले भी ये डिटर्मिनेंट सेम वाला और प्लस के बाद भी सेम डिटर्मिनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ डिटर्मिनेंट को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब बचेगा क्या, अब बचा कौन, बचा 1, या गया 1 प्लस ABC बच गया, और ये किसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है। क्लियर है, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में भी आ गई भाई। अब क्या करें सर, अब देखिए स्टूडेंट, हमें तो ये बताना है कि 1 प्लस ABC किसके बराबर, 0 के, लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर हमारे को ये डिटर्मिनेंट देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले स्टूडेंट हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अगर आप गौर करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे अगर ये चाहता हूँ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, तो बहुत आसान है। आप बोलिए से कैसे, आसान इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि आप इसके अंदर से अगर आप कोई भी एक कॉलम में या कोई भी एक रो में 2 0 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर करें, अगर मैं फर्स्ट वाली मतलब सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाली रो से सब्ट्रैक्ट करा दूं और थर्ड वाली रो को भी सेकंड वाली रो से सब्ट्रैक्ट करा दूं तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा। और जब पहली रो के अंदर मतलब पहले कॉलम के अंदर 2 0 आ गए उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि R2 में से माइनस करवा दूंगा R1 को, और एक और ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि R3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि R3 में से माइनस करवा दूंगा R2 को। इतनी बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1, यहाँ पहली वाली रो को आप ऐसे लिख दें 1A स्क्वायर लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, B - A ये आ जाएगा,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, सी माइनस बी और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा रे भाई। और यहाँ क्या बचा 1 प्लस का ए बी सी। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हुई, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब क्या करें सर, अभी तो बताया कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर आप मैक्सिमम 2 जीरो बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। क्लियर है, इंशाल्लाह बात को क्लियर है। और एक्सपेंड करने के बाद सुनिएगा बात को, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन में मत चले जाइएगा, ज़रूरत ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देंगे रे भाई। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है अब हमारे को एक नंबर मिलता है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद, तो वो नंबर को हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ले जाएंगे और 0 से डिवाइड करवाएंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। और इस तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे कि 1 प्लस ए बी सी बराबर है 0 के। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे, पहली रो के जरिए करेंगे, एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। पहली रो से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 1 अपनी जगह पर आ गया। इसको खोलेंगे तो हमने इस एलिमेंट को लिया है, तो इसकी रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, तो कौन बचेगा, बचेगा कौन, b माइनस का a, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सी माइनस का b एंड सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है भाई, इंशाल्लाह क्लियर है। अब क्या करें सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आगे वाले एलिमेंट को क्यों छोड़ लें, क्योंकि माइनस आएगा फिर 0, उसके बाद फिर प्लस 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे वो तो 0 ही है ना, टाइम वेस्ट क्यों करें, छोड़ दें उसको। चले भाई, अब क्या करें, तो भाई देखो स्टूडेंट, सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है। तो मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस का ए बी सी इज इक्वल टू 0 चल रहा है, इस बात को मत भूलिएगा। क्लियर है, चलें भाई, इसको आप क्या करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट को ओपन करना आप लोगों को आता होगा, तो b माइनस ए को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और उसके बाद माइनस साइन आता है, और उसके बाद क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, सी माइनस की बी से। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर है। और यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का ए बी सी, 1 प्लस का ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करें, सिंपल इस पूरी चीज़ को 0 से जाके डिवाइड करा दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये और ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है ना, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, 0 से डिवाइड, और 0 से डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा ना। तो हम इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे कि 1 प्लस का ए बी सी बराबर आ जाएगा 0 के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बताने में हम लोग स्टूडेंट कामयाब हो गए, और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके जाया करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।